हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी आपका आरओ भाग 2 क्लास 12वीं की बुक है जो, ठीक है। आप सबकी डिमांड आ रही थी मैम एनसीईआरटी करवा दीजिए। हालांकि मैंने एनसीईआरटी के काफ़ी टॉपिक करवा रखे हैं। आज हम पढ़ेंगे रजिया सज्जाद जहीर की जो रचना है, ये है नमक, इसके बारे में। और जिस बच्चे को इससे पहले की वीडियो चाहिए तो इसे देखने के बाद वो आप देख सकते हैं, वो मैंने करवा रखी है इससे पहले की। जो बचते हैं टॉपिक वही मैं करवाऊंगी, क्योंकि बार बार करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इससे की पहले की देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कब हुआ था? तो रजिया सज्जाद जहीर का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1917, 15 फरवरी 1918, 15 फरवरी 1919, 15 फरवरी 1920। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा 15 फरवरी 1917। ऑप्शन नंबर ए सही रह जाएगा। तो बच्चों ध्यान रहे, किसी भी लेखक कवि के जीवन परिचय को आप अच्छी प्रकार से तैयार करके जाएं, क्योंकि जीवन परिचय, जन्म कहाँ हुआ, रचना एवं की पुरस्कार, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो बच्चों रजिया सज्जाद जहीर का जन्म हुआ था अजमेर में। यहाँ अजमेर है, अजमेर में हुआ था। रजिया सज्जाद जहीर ने किस विषय में एमए की परीक्षा पास की थी? यहाँ आप गलती कर सकते हैं, और जहाँ आप गलती कर सकते हैं वहाँ मैं पहले ही आपको सचेत कर देती हूँ, ताकि उस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। क्योंकि आप यहाँ गलती कैसे कर सकते हो, आप सोचोगे चलो हिंदी में है तो इन्होंने हिंदी में एमए किया होगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। इसका उत्तर आएगा उर्दू में इन्हें एमए किया था रजिया सज्जाद जहीर ने, ठीक है। सन 1947 में रजिया सज्जाद जहीर अजमेर छोड़कर कहाँ चली गई थी? ठीक है, अजमेर छोड़कर कहाँ चली गई थी? तो ये गई थी आगरा में, मेरठ में, कानपुर में और लखनऊ में। तो बच्चों इसका उत्तर आपका रहेगा लखनऊ में, ये अजमेर को छोड़कर चली गई थी। अब ये भी आ सकता है कि ये किसको छोड़कर चली गई, तो ध्यान रहे अजमेर को। कब? 1947। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपके, तो उसका सब ध्यान रखेंगे। रजिया सज्जाद जहीर ने किस व्यवसाय को अपनाया है? किस व्यवसाय को अपनाया है रजिया सज्जाद जहीर ने? व्यापार, अध्यापन, नौकरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा अध्यापन। देखो वैसे आप जानते हो कि जब हमारे जो कवि लेखक हैं, ज़्यादातर, ये नहीं कि 100%, ज़्यादातर इन्होंने अध्यापन को ही अपनाया है। रजिया सज्जाद जहीर का देहांत कब हुआ? तो ध्यान से देखें, 18 दिसंबर 1980, 19 दिसंबर 1978, 18 दिसंबर 1979, 18 दिसंबर 1982। तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिसंबर 1979 को रजिया सज्जाद जहीर का देहांत हो गया। तो ये जन्म और मृत्यु आप अच्छे, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके रहेंगे पुरस्कार। रजिया सज्जाद जहीर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? प्रेमचंद पुरस्कार मिला, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, कबीर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार रजिया सज्जाद जहीर को मिला था। कौन सा? सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की किस अकादमी ने रजिया सज्जाद जहीर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया? अब आप पूछा गया आपसे कि उत्तर प्रदेश ने दिया है बच्चों। उर्दू अकादमी, हिंदी अकादमी, ललित कला अकादमी, चित्रकला अकादमी। तो आपका उत्तर रहेगा उर्दू अकादमी। उत्तर प्रदेश की उर्दू अकादमी ने रजिया सज्जाद जहीर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश की उर्दू अकादमी। देखो यहाँ भी उत्तर प्रदेश आया, यहाँ भी उर्दू आया, ठीक है। इस प्रकार लॉजिक से आप इसे याद रखेंगे। लेकिन पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ज्ञानपीठ, व्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें, और आप ये तैयार कर लेना कि सक्सेस इन हिंदी अकेडमी व्यास सम्मान साहित्य, क्योंकि मैंने ट्रिक के द्वारा करवा रखा। अगर आपने वो वीडियो देखी ना, आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने हर लॉजिक की ट्रिक से उस जोड़ कर उसको पढ़ाया है। वैसे तो आप कितना रटोगे, ऐसे तो दिमाग से निकल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, सभी भूलते हैं। वही भूलना भी ज़रूरी होता है, लेकिन जो अच्छी बातें वो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में फ़ायदा करने वाली है।
रज़िया सज्जा जहीर को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार हमने पढ़ चुके हैं। उर्दू अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त पुरस्कार, अब उन्होंने देखो ध्यान दें 2 पुरस्कार हो गए, एक तो सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार हो गया, एक उर्दू अकादमी अभी हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू अकादमी से सम्मानित किया। अब तीसरा अवार्ड कौन सा है? अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, उत्तर प्रदेश लेखिका संघ अवार्ड, दिल्ली लेखिका संघ अवार्ड, उत्तर भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। अब आप ध्यान रखेंगे कितने पुरस्कार हो चुके? सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार और अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रज़िया सज्जाद सन 1965 में कि भाई नियुक्ति कहाँ हुई? सन 1965 में रज़िया सज्जाद जहीर की नियुक्ति कहाँ हुई? अब पूछा गया कि आकाशवाणी में हुई, साहित्य अकादमी में हुई, उर्दू अकादमी में हुई, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार सोवियत सूचना में हुई, सोवियत सूचना विभाग में हुई। तो बच्चों आप ध्यान रखिए सोवियत सूचना विभाग। अभी देखो सोवियत सूचना विभाग में इन्होंने कार्य किया, अध्यापन में इन्होंने कार्य किया। हम पुरस्कार पढ़ चुके 3 पुरस्कार हैं इनके। 3 पुरस्कारों में अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड है, उर्दू अकादमी पुरस्कार है, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार है और नियुक्ति इनकी सूचना विभाग में, सोवियत सूचना विभाग में। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। रज़िया सज्जाद जहीर के एकमात्र कहानी संग्रह का क्या नाम? भाई एकमात्र, यहाँ लिखा गया एकमात्र। जर्द गुलाब है, पीला गुलाब है, नीला गुलाब है, काला गुलाब है। तो बच्चों याद रखेंगे इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर जर्द गुलाब एकमात्र क्या है इनका कहानी संग्रह है। ठीक है, जर्द गुलाब। तो देखो जिसने गुलाब गुलाब हो सकता है कुछ बच्चे लॉजिक से याद गुलाब गुलाब रट रखा हो तो यहाँ आप गलती कर सकते हो क्योंकि सब में गुलाब लगाया है, तो ध्यान रखेंगे जर्द गुलाब है। ठीक है, रज़िया सज्जाद जहीर मूलतः किस भाषा की लेखिका है? किस भाषा की लेखिका? हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा उर्दू की। ध्यान रहे कहीं आप गलती करो, यहाँ हिंदी कर सकते हो क्योंकि आप हिंदी में है, लेकिन उन्होंने उर्दू में एमए भी तो किया था ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि उर्दू में इन्होंने एमए किया था। देखिए बच्चों जो बच्चे इनको पढ़ चुके हैं ना वो क्या करें रिवीजन के लिए मेरे उत्तर बताने से पहले निशान लगा लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अपनी तैयारी का आकलन हो जाएगा। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुन ले, लेकिन एक वीडियो कम से कम 2 बार सुनो। ये नहीं कि मैं भी बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी लिखने का तो आपके पास समय है नहीं, इसलिए एक बार में याद हो सकता है कि आपके दिमाग से स्लिप हो जाए, तो दूसरी बार आप 2 बार ये सुन ले तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा और फिर आपको ये नया नया पेपर में नहीं लगेगा। नमक कहानी की लेखिका का नाम क्या है? नमक कहानी की लेखिका का क्या नाम है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान है, रज़िया सज्जाद जहीर है। तो बच्चों आपको पता है हम रज़िया सज्जाद जहीर के बारे में पढ़ रहे हैं और इनकी जो कहानी का नाम है क्या है? नमक है। तो अब बच्चों हो सकता है कि ये आ जाए प्रश्न, मैं आपको हर तरह से तैयार करना चाहती हूँ पेपर के लिए। देखो नमक है और आप मैं क्या करूँगी आप करोगे, आप मेहनत करोगे। देखो नमक ये क्या है? संस्मरण है भाई, आप ये भी क्वेश्चन हो सकते हो कोई उसमें नमक कहानी में मतलब नमक में जो भी लिखा गया संस्मरण होगा कि उसमें बहुत पीछे की यादें लिखी गई, ये हुआ वो हुआ। तो ध्यान रखिए उपन्यास है, नाटक है, ये विधा पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे कहानी है। और कहानी को देखो लास्ट में क्या आया है क्या? अब काव्य तो ये होगा नहीं, काव्य में तो क्या पंक्तियाँ जैसे लय और ताल की, तो ये गद्य भाग में लिखा गया है। तो नमक का पीछे का उठा लेना कैसे कहानी। ठीक है, यहाँ कहानी और लगा लेना, नमक क्या है आपकी कहानी है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नमक कहानी का संबंध किससे? हिंदुओं तथा मुसलमानों से है, भारतवासियों से है, पाकिस्तानियों से है, भारत पाक विभाजन से है। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत पाक विभाजन से। देखो बच्चों एक तमस है, ठीक है, और ये नमक है। इस तरह की जो भारत पाक विभाजन पर लिखी गई कहानियाँ हैं बहुत फेमस उपन्यास है, कहानियाँ हैं, तो इनको आप याद रखेंगे क्योंकि ये अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जब हमारे देश में बहुत दंगे हुए थे भारत पाक विभाजन के समय, तो उस समय लेखकों ने उपन्यास कहानियाँ बहुत लिखी है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। सफिया पाकिस्तान के किस नगर में गई थी? अब जो सफिया है पाकिस्तान के किस नगर में गई थी? तो ये आपको याद रखना, मुल्तान में गई थी,
लाहौर में गई थी, सियालकोट में गई थी, इस्लामाबाद में गई। तो बच्चों इसका उत्तर लाहौर, क्योंकि बार बार लाहौर का जिक्र आ रहा है। अगर आपने कहानी ढंग से पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो अभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अभी इतनी कहानी पढ़ने का समय नहीं है, पेपर आपका नज़दीक है, इसलिए आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चन ही कर सकते हो। और आपके पास भी ज़्यादा समय है तो कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास समय कम है और वो चाहते हैं कि कम समय में हमारे ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाएँ, तो उनको कहानी पढ़ने की अब समय नहीं, आवश्यकता नहीं है। वो अपने एमसीक्यू क्वेश्चन ही रिविजन करें और लेखक के कवि के जीवन परिचय याद कर लें। सफिया लाहौर जाने से पहले किस कार्यक्रम में गई थी? कीर्तन में गई थी, जगराते में गई थी, मंदिर में गई थी, मस्जिद में? तो बच्चों किस में गई थी? कीर्तन में गई थी। सिख बीबी ने किसे अपना वतन कहा है? अमृतसर को, लाहौर को, दिल्ली को, मुल्तान को? तो सिख बीबी ने किसे कहा है? लाहौर को कहा है। देखो भाई, वहाँ वो कीर्तन में गई थी हमारी जो लेखिका है, तो वहाँ कीर्तन में उनको सिख बीबी मिली। सिख बीबी की जो है उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो शारीरिक बनावट है, जो शरीर का गठन है, उनकी माँ से मिलता जुलता था। तो उन्हें प्रेम भाव निगाहों से देख रही थी रज़िया सज्जा जहीर। तो उनकी बहू ने से पूछा उन्होंने कि ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये, उन्होंने पास बुलाया, फिर बातचीत की, तो ऐसे ही उनकी बातचीत आगे बढ़ी। तो बोले कि मैं क्या लाहौर जा रही हूँ? तो उन्होंने कहा वहाँ जाओ, तो वो मेरा वतन है। यानी रह तो रही है भारत में और उसको अपना वतन बता रही है, हिंदुस्तान में रह रही है। क्योंकि भले ही भारत पाक विभाजन अलग हो गया, लेकिन उनका क्या है, उनका लगाव अभी भी अपने देश से बना हुआ है। इस कहानी में ये दिखाया गया है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से नमक ले आना मेरे लिए। कीर्तन बजे कितने बजे समाप्त हुआ? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो कीर्तन कितने बजे शुरुआत हुई? कीर्तन की 11 बजे। 1 मिनट, माफ़ी चाहती हूँ भाई, ये शुरुआत नहीं है, ये है समाप्त। कीर्तन कितने बजे समाप्त हुआ था? मैं माफ़ी चाहूँगी, ये समाप्त शुरुआत नहीं है। तो समाप्त हुआ था 11 बजे, ठीक है, 11 बजे। सिख बीबी ने सफिया से क्या तोहफा लाने के लिए कहा था? सिख बीबी ने सफिया से क्या तोहफा लाने के लिए? लाहौरी शाल, लाहौरी नमक, लाहौरी किन्नू, लाहौरी मेवा। तो ये है लाहौरी नमक। देखिए बच्चों, नाम से ही, जब इस कहानी का नाम ही क्या, नमक रखा गया है। अगर आपने मान लीजिए इसको गहराई से नहीं, आपने कहानी को पढ़ा नहीं, तो भी आप इसका उत्तर सही लगा सकते थे। क्योंकि कुछ बात आप सेंस से भी उत्तर लगाने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आते हुए 4-5 उत्तर गलत करते हैं और कुछ ना आकर भी 4-5 ठीक कर देते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आप थोड़ा लॉजिक लगाया करो कि इस कहानी में कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो सोच कर भी, हाँ ये तो थी ना, वो कहानी थी ना, उसमें नमक कहानी थी, तो नमक ही मंगवाया होगा, तो ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। सफिया लाहौर में किसके पास गई थी? माता पिता के पास गई थी, दोस्तों के पास गई थी, पड़ोसियों के पास गई थी, भाइयों के पास गई थी? तो इस कहानी में बार बार भाइयों का जिक्र आया, तो ये भाइयों के पास गई थी। सफिया का भाई का क्या था? सफिया का भाई क्या था? पुलिस अफसर था, कस्टम अधिकारी था, व्यापारी था, सरकारी नौकर था? तो बच्चों क्या था? तो इसका आपका उत्तर रहेगा पुलिस अफसर था। क्या था सफिया का भाई? पुलिस अफसर था। सफिया ने बादामी कागज की पुड़िया में क्या बंद कर रखा था? सिंदूरी नमक, सोडियम नमक, सिंधी नमक, लाहौरी नमक? तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा लाहौरी नमक। सफिया का दिल्ली तक का रेल का किराया किसने दिया? तो दिल्ली, जो जिसको आप दिल्ली कहते हो, दिल्ली उसी से। सफिया का दिल्ली तक का रेल का किराया किसने दिया था? स्वयं ने दिया था, भाई ने दिया था, सरकार ने, या बहन ने? तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भाई ने दिया था। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते, ये कथन किसका? सफिया के भाई का, सफिया का, लेखिका का, सुनील दास गुप्ता का? तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा सफिया का। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते, को मशीन तो, ये कथन जब कहा गया था, जब इन्हें इसके भाई ने कहा था कि ये नमक, लाहौरी नमक लेना यहाँ कानूनी अपराध था, क्योंकि वहाँ कानूनी रूप में आप नमक नहीं ले जा सकते। तो वो कह रही है कि नहीं, उन्होंने प्यार से कहा मैं ले जाऊँगी प्यार की चीज़ें, तो उन्होंने कस्टम वाले तुम्हें पकड़ लेंगे, वहाँ तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, तो तुम वहाँ नमक नहीं ले जा सकती। तभी उन्होंने कहा था कि कस्टम वाले भी तो इंसान होते, कोई मशीन तो नहीं होते, और मैं प्यार का तोहफा है ये मैं ले जाऊँगी
और छुपा कर नहीं सबके सामने ले जाऊंगी। आप अदीब ठहरी, और अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर घुमा होता है। यहाँ अदीब से क्या अर्थ है भाई, उन्होंने कहा कि आप अदीब ठहरी और अदीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर घुमा होता है। इस अदीब से यहाँ क्या मतलब है, सिर्फ व्यक्ति के लिए, पागल के लिए, साहित्यकार के लिए, सरकारी अधिकारी के लिए, तो यहाँ है साहित्यकार के लिए। ठीक है, अब देखो अदीब का अर्थ क्या लिया गया यहाँ, साहित्यकार के लिए। तो वही लेखिका है वो साहित्यकार तो है ही, तो तर्क वितर्क भी बड़ी अच्छी तरह से करना जानती है, और भावनाएं भी कूट कूट कर भरी होती हैं, क्योंकि जिसके अंदर भावनाएं नहीं होती तो वो लेखक नहीं बन सकता है। तो लेखक बनने के लिए भावनाओं का बहुत होना जरूरी है, और थोड़ी कम भी नहीं, ज़्यादा ही भावनाएं होंगी तभी उस किसी भी बात को, किसी भी घटना को गहराई से समझ सकते हैं। सफिया के कितने सगे भाई पाकिस्तान में थे, 2 थे, 5 थे, 4 थे, 3 थे, तो उनके 3 भाई क्या थे, सगे भाई। से पाकिस्तान में 3 भाई थे। पहले सफिया ने नमक की पुड़िया को कहाँ रखा था, अपने पर्स में, फलों की टोकरी में, फलों के ऊपर, सूटकेस में। तो पहले सफिया ने फलों की टोकरी के में रखा था, और टोकरी के तह में, यानी पहले तो उन्होंने क्या है, किन्नू तो यहाँ से वहाँ जा सकते थे, वो बाकी फ्रूट, लेकिन नमक नहीं जा सकता था, तो उन्होंने फलों की टोकरी में इसको छुपा दिया था। सुनील दास गुप्ता को सालगिरह पर उसके मित्र ने पुस्तक कब भेंट की, 1944 में, 1942 में, 1946 में, तो 1940 में। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा उसको ऑप्शन नंबर ए, 1944 में। ये तो इसमें जो आने की संभावना, देखिए एक बार इनको सबको पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए इनको। तो 1 मिनट भाई, इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो 1944 एक बार देख के मैं बता दूंगी, चलो थोड़ी देर में तो बता दूंगी अपनी, तो मुझे याद आएगा तो ध्यान, यहाँ इसको आप रहने दीजिए। कस्टम अधिकारी सुनील गुप्ता को उसके बचपन के दोस्त ने किस अवसर पर पुस्तक भेंट की थी, सालगिरह पर, नववर्ष पर, दीपावली पर, जन्मदिन पर। कस्टम अधिकारी सुनील दास को बचपन में भाई उनकी सालगिरह पर इसको भेंट की थी। कब की थी, सालगिरह पर पुस्तक भेंट की थी। संतरे और माल्टे को मिलाकर कौन सा फल तैयार किया जाता है, नींबू, मौसमी, किन्नू, चकोतरा। तो बच्चों किन्नू, अगर संतरा और माल्टा को मिलाकर जो फल तैयार किया जाता है वो क्या किया जाता है, किन्नू, क्योंकि संतरा भी खट्टा होता है, माल्टा भी, लेकिन दोनों को मिला दे तो इनको दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है, किन्नू बन जाता है। सफिया के दोस्त ने किन्नू देते हुए क्या कहा था, ये हमारी दोस्ती का सबूत है, ये हमारे प्रेम का सबूत है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा, ये रसीला और ठंडा फल है। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, क्योंकि हिंदुस्तान से और पाकिस्तान तक के मेवे, ये हमारे किन्नू आते जाते रहते थे। फलों से वहाँ कोई वो नहीं था, रोक टोक नहीं थी, लेकिन नमक का कानूनी अपराध था, नमक आप नहीं ले जा सकते थे। किस रंग के कागज़ की पुड़िया में शेर बेद सफ़ेद लाहौरी नमक था, लाल था, सफ़ेद था, बैंगनी था, बादामी। तो बच्चों इसका आप ध्यान रखेंगे, बादामी था। कैसा था, बादामी था। और मुझे ये उक्तियाँ या कथन आप कह लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आने की संभावना है, ऐसा आप सभी जानते हैं कि पढ़ने से ही, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीरीज़ तैयारी कर रहे हैं, उनको पता चल जाता है किस प्रश्न में आने की संभावना लग रही है। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। वाक्य में सफिया ने अपनी माँ किसे कहा, सिख बीबी, सगी माँ, मित्र की माँ, पति की माँ। तो बच्चों ध्यान रखेंगे सिख बीबी। देखो उन्होंने कहा था जब वो उनके कीर्तन में मिली थी, कीर्तन में गई थी लेखिका भी और वो सिख बीबी, तो कीर्तन में उन्होंने सिख बीबी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी माँ, क्योंकि उनकी बॉडी, वो परिवार, जो उनके शरीर का गठन है वो बिल्कुल उसकी माँ से मिलता जुलता था। मुहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये आने की संभावना, अगर यहाँ से प्रश्न बना तो ये जरूर आएगा, इसे आप ध्यान से याद करेंगे। हाँ, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का, सफिया का, सफिया के भाई का, सुनील दास गुप्ता का। तो पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी का। देखो एक बार वो जैसे किन्नू ने एक बार किन्नू के अंदर उन्हें छुपा लिया था, लेकिन बाद में उनको ध्यान कि ये जब प्यार से मंगाया गया है तो मैं इसको ऐसे नहीं ले जाऊँगी। उनके मन में ये सवाल उठा कि मैं इनको मतलब पूछ कर ले जाऊंगी, तो उन्होंने अपने
उसे निकाल कर उनकी मेज़ पर रख दिया, ठीक है, कि मैं ये नमक ऐसे से, उसने घटना बताई कि ऐसे से मंगवाया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है, कानून हैरान हो जाता है। तो वो उनकी भावनाओं को समझ गए कि ये मोहब्बत नहीं, प्यार से मंगवाया गया, तो इसे मैं ले जाने दूंगा, ये इनका कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। भारत के कस्टम अधिकारी का नाम क्या था? सुनील दास गुप्ता था, सुशील कुमार गुप्ता, सुनील गुप्ता था, सुशील गुप्ता। तो इसका आप याद रखेंगे सुनील दास गुप्त, यानी गुप्त तो गुप्ता भी हो सकता है, सुनील दास, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? सुनील दास गुप्त। सुनील दास भी लगा है, तो बार बार में कहानी में आ रहा है। 2 चाय लाओ अच्छी वाली। एक बार मैं थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे जाए। 2 चाय लाओ अच्छी वाली। नमक आने में कस्टम अधिकारी ने दूसरी चाय किसके लिए मंगवाई? पुलिस अधिकारी के लिए, लेखिका के लिए, जांच सहायक के लिए, सफिया के लिए। तो बच्चों देखो कहानी में आया है किसके लिए मंगवाई थी? सफिया के लिए, ठीक है, सफिया के लिए मंगवाई थी उन्होंने 2 चाय उन्होंने मंगवाई थी। और फिर उन्होंने वो अपनी जो भेंट में दी गई वो भी दिखाई थी कि मुझे ये पुस्तक भेंट में दी, ऐसे ऐसे बातचीत की। और उन्होंने भी मतलब कि वो नमक को अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। सुनील दास के किसे अपना वतन मानता है? भारत को, पाकिस्तान को, दिल्ली को, ढाका को। अब देखो ढाका को, सुनील दास गुप्ता कहाँ के हैं? सुनील दास गुप्ता है तो पाकिस्तान के, अभी तो ये बंगाल में है, लेकिन ये है तो न माफ़ी चाहती हूँ, बांग्लादेश में है, बंगाल में बोल रही हूँ, बांग्लादेश में। सुनील दास गुप्ता है तो पाकिस्तान के, लेकिन वो नौकरी कहाँ कर रहे हैं? हिंदुस्तान में। लेकिन वो अपना वतन यानी पाकिस्तान को ही मानते हैं, क्योंकि उनका जन्म वहाँ हुआ है। और जब हमारे भारत पाक विभाजन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, जैसे कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम थे ज़्यादातर वो पाकिस्तान में चले गए थे, और जो पाकिस्तान के जो हिंदू थे वो इधर आ गए थे। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। कहाँ? हिंदुस्तान जिसको बोला गया है, पहले नाम इनका हिंदुस्तान था, आज हम भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। उस समय हिंदुस्तान ज़्यादातर, क्योंकि हिंदुओं की संख्या यहाँ ज़्यादा थी, इसलिए हमारे देश का नाम उस समय हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान नहीं कहते क्योंकि हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, वो थे तो तब भी, लेकिन संख्या ज़्यादा हिंदुओं की थी। और पाकिस्तान में क्या है, ज़्यादा क्या थे? मुस्लिम चले गए थे, और हिंदू वहाँ कम थे। तो इस बात का आप याद रखेंगे। तो वो यहाँ नौकरी करने वाले वहाँ वतन मान रहे थे, और वहाँ नौकरी करने वाले भारत को अपना वतन मान रहे थे। तो इस कहानी में यही दिखाया गया है कि जब हम चाहे कहीं भी रहे, अपने वतन से, अपने देश की भूमि से हमें लगाव नहीं हट सकता। कैसे हट सकता है? अब भी हमारे भी तो भाई चले जाते हैं विदेश में अपने व्यवसाय के लिए, कोई डॉक्टर बनता, कुछ चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे देश से, अपने देश से लगाव किसी का कम नहीं होता है। सफिया कहाँ की रहने वाली थी? कराची की थी, बंगाल की थी, जालंधर की। तो सफिया कहाँ की? लाहौर की रहने वाली थी। सफिया कहाँ की थी? लाहौर की। तभी तो वो अपने भाइयों से मिलने जा रही थी लाहौर। और अब वो कहाँ रह रही थी? अब हमारे देश हिंदुस्तान भारत में रह रही थी। सुनील दास गुप्त ने अपने दोस्त के साथ बचपन में किन साहित्यकारों को पढ़ते थे? नजरुल और निराला, नजरुल और शरतचंद्र टैगोर और शरतचंद्र, नजरुल और टैगोर। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा नजरुल और टैगोर को सुनील दास गुप्त और उसके दोस्त बचपन में पढ़ रहे थे। अमृतसर में सफिया के सामान की जांच करने वाला नौजवान कस्टम अधिकारी बातचीत और सूरत से कैसे लगते थे? भाई जो अमृतसर में सफिया के सामान की जांच कर रहे थे कस्टम अधिकारी, वो बातचीत और सूरत से कैसे लग रहे थे? गुजराती लग रहे थे, पंजाबी लग रहे थे, पाकिस्तानी लग रहे थे, बंगाली लग रहे थे। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा कि वो बंगाली लग रहे थे। कैसे? बातचीत और सूरत से। नमक पाठ के अनुसार क्या चीज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है? अब जो नमक पाठ है, जो नमक क्या है? कहानी है। इसके अनुसार हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा क्या है? किन्नू है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है। तो बच्चों क्या है? किन्नू है, क्योंकि भाई एक दूसरे देशों से क्या आ रहा जा रहा था? किन्नू आ रहे जा रहे थे। सफिया की अम्मा सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? जो सफिया की अम्मा है, अम्मा से मतलब उनके हमारे अम्मा जैसे माँ बोलते हैं,
तो माँ है सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती है? मुहर्रम में, रमज़ान पर, रक्षाबंधन पर और ईद पर। तो ये मुहर्रम पे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि देखो नाम तो किसी का भी रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हम अगर लॉजिक की बात करें तो ज़्यादातर ये नाम हिंदू और मुसलमानों के कुछ नाम में होता है अंतर। तो सफ़िया के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये क्या है, धर्म से क्या है, मुस्लिम है। तो इन्हें क्या मनाते हैं? मुहर्रम त्यौहार मनाते हैं। हमारा वतन तो जी लाहौर है, ये कथन किसका है? हमारा वतन तो जी लाहौर है, सिख बीबी का है, सुनील दास गुप्त का है, सफ़िया का, सफ़िया के भाई का है। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा सिख बीबी का। हमारा वतन तो जी क्या है? लाहौर है। किसका कथन है? सिख बीबी का। सफ़िया अपने भाई से मिलने कहाँ जा रही थी? ढाका जा रही थी, लाहौर जा रही थी, कराची जा रही थी, अमृतसर जा रही थी। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा कहाँ जा रही थी सफ़िया? अपने भाई से मिलने लाहौर जा रही थी, कि लाहौर में उसके सगे भाई रहते थे ना 3, तो उनसे मिलने के लिए जा रही थी। तो बच्चों यहाँ हमारी नमक कहानी ख़त्म होती है। अभी नमक कहानी के जितने प्रश्न उत्तर थे बनने की संभावना थी वो मैंने करवा दी है। और इससे पहले की जिसने वीडियो नहीं देखी है वो NCERT के मैम आपने पहले की नहीं करवाई, तो मैंने वितान भाग 1, 2 दोनों करवा रखे हैं। इससे पहले के कवि लेखक परिचय भी मैंने करवा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। देखो मैम वीडियो नहीं मिलती है, अरे भाई थोड़ा सा वीडियो को ऐसे, अगर आप सर्च नहीं करो कोई बात नहीं, आप वीडियो को थोड़ा ऐसे से थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लिया करो, आपको नीचे मिल जाएगी। ओल्डेस्ट आपका ऑप्शन है ओल्ड वाला, ओल्ड में आप जाओगे तो ओल्ड में सारी वीडियो है, ओल्ड में OLD ओल्ड करके ऐसे लिखे मिलेगा वीडियो में, तो ओल्ड में आप जाओगे सारी वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो एक ही वीडियो को बार बार करवाना अच्छा नहीं लगता, आप भी बोर हो जाओगे। और जो मेरे से शुरू से बच्चे जुड़े हैं वो कहेंगे मैम बार बार यही करवा रही, आगे नहीं बढ़ रही। तो मैं बच्चों वो मैंने करवा रखी है, अब मैं इससे आगे की करवाऊँगी। और फिर भी आप बने रहे। और जिसको साहित्य देखना हो तो साहित्य मैंने कंप्लीट करवा दे, साहित्य की वीडियो भी देखें। इसके साथ ही मैं मैराथन वीडियो भी और लेके आऊँगी, आपका क्विक रिवीजन हो सके। शाम तक मैं डाल दूँगी, मुझे टाइम मिलेगा तो। जब इसके साथ ही व्याकरण के भाग भी करवा रखे वो भी आप देखें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ, इसको यहाँ पे लगाएंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी प्रश्न से संबंधित डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप भी बिल्कुल निःशुल्क है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो भाई, ज़्यादातर उनका भी बेचारा का भला हो जाए, वो भी कुछ पढ़ लिख के उनके नौकरी लग जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? मजाक कर रही हूँ कि हमारी ये ऐसा नहीं है कि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब फिर भी शेयर कर दिया करो। सन 1908 है, सन 1907, सन 1906, सन 1909। तो बच्चों इसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 में। तो एक बात ध्यान रखेंगे आप, 1907। अब महादेवी वर्मा है, उनका जन्म भी कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, तो जहाँ आपको लगे कि एक ही जन्म, जैसे 1911 में अज्ञे का हुआ था, शमशेर बहादुर का हुआ था, उमाशंकर जोशी का हुआ था, तो इस प्रकार से जितने भी लग रहे कि एक सन में ऐसे बनते तो उनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 1907 वाले इकट्ठे कर लेना। द्विवेदी का जन्म किस गांव में हुआ था? छपरा में, खपरा में, तपरा में। तो बच्चों आप याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था कब? छपरा में। छपरा, क्योंकि बच्चे पीछे का याद कर लेते हैं, तो ये जन्म मेरा बड़ा सियाना है भाई, वो भी आगे चलता है आपसे। द्विवेदी जी के पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी, रामलाल द्विवेदी, क्रोड़ीमल द्विवेदी, गिरधर द्विवेदी। देखो सारे द्विवेदी लगा दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अनमोल द्विवेदी उनके पिता का नाम था। द्विवेदी ने किस वर्ष शास्त्राचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की? भाई किस वर्ष शास्त्राचार्य? सन 1931 में की, 32 में की, 30 में की और 1929 में की। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा 1930 में द्विवेदी जी ने। ये द्विवेदियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी से है, कहीं मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी समझ लो आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी हम पढ़ रहे हैं। द्विवेदी जी ने किस ग्रंथ का नियमित रूप से पाठ करते थे? तो आप कोई क्वेश्चन का उत्तर बताने से पहले मैं आपको शुद्ध बता देना चाहूँगी, जैसी मेरी आदत है मैं आपको हमेशा से बताती हूँ। रूप में कई बार देखने में तो बिल्कुल छोटा शब्द है,
और आप इसको ध्यान भी नहीं देते क्योंकि इतना छोटा है कहाँ आएगा, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है तो ध्यान देंगे। रूप में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है और कुछ बच्चों को तो शायद बड़े छोटे में बहुत अंतर आता ही नज़र नहीं आता था। तो देखो बच्चों ऐसे घुमा कर आता है वो बड़ा होता है जैसे रूप है, और ऐसे आता है ऐसे तो वो छोटा होता है। बिल्कुल ऐसे घूमता नहीं है वो, बिल्कुल ऐसे छोटा है, और जो बड़ा है घुमाकर ऐसे आया। तो अब कई बच्चों की कैसे याद करें, तो याद करने के लिए मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहती हूँ कि कैसे याद करवाया जाए आपको। ऐसे घुमा के देखो, ये थोड़ा सा फालतू लग गया, घूम गया ना, और ये क्या है बिल्कुल सीधा आ गया, तो ये छोटा है, और ये थोड़ा फालतू लग गया तो ये क्या है बड़ा है। तो ऐसे याद रखेंगे। तो साकेत का पाठ करते थे नियमित, रामायण का, भगवत श्रीमद् भागवत गीता का, रामचरितमानस का द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी नियमित रूप से पाठ करते थे। द्विवेदी जी की नियुक्ति शांति निकेतन में कब हुई थी? सन 1932 में, सन 1931 में, 30 में, 34 में। तो इनकी नियुक्ति हुई थी बच्चों, इनकी नियुक्ति 1930 में। शास्त्राचार्य की उपाधि भी 1930 में पूरी की थी शास्त्राचार्य की, और 1930 में इन्हें शांति निकेतन में नियुक्ति हो गई थी। अब किस पद पर हुई थी ये हम आगे पढ़ेंगे। शांति निकेतन में द्विवेदी जी किस पद पर नियुक्त हुए थे? ये आ गए ना, अंग्रेजी अध्यापक, हिंदी अध्यापक, संपादक, सह संपादक। तो इनकी नियुक्ति हुई थी हिंदी अध्यापक के रूप में। कब, कहाँ? शांति निकेतन में। कब? 1930 में। तो जितने भी इर्द गिर्द प्रश्न बनते हैं सारे तैयार करो, क्योंकि पेपर बनाने वाला क्या आपसे एडवांस में चलता है। तो आप बस कि कैसा भी प्रश्न बन जाए हमें पेपर पास करना ही करना है। शांति निकेतन में अध्यापन करने के बाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए? भाई पहले तो शांति निकेतन में नियुक्त हुए थे हिंदी अध्यापक के रूप में, और कब हुए थे? 1930 में हुए थे। लेकिन शांति निकेतन के बाद वे किस विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए? मुंबई विश्वविद्यालय में, कोलकाता विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय में। तो बच्चों इसके बाद वो नियुक्त हुए थे हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे 8 प्रश्न यहाँ पूरे होते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय में द्विवेदी जी की नियुक्ति कब हुई? अब हमने पहले पढ़ा था शांति निकेतन में 1930 हिंदी अध्यापक में, फिर बाद में नियुक्ति हुई थी हिंदू विश्वविद्यालय में। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय पर किस पद के लिए? वरिष्ठ प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, और क्या मुख्य प्रोफेसर। तो इनकी नियुक्ति हुई थी बच्चों किस प्रोफेसर में? वरिष्ठ प्रोफेसर में। किस में? वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में। कहाँ? पंजाब विश्वविद्यालय में। ठीक है। द्विवेदी जी किस पीठ पर आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? किस पीठ पर? भाई ये जो निकेतन होते हैं, जैसे शांति निकेतन आश्रम वगैरह, तो इनके पीठ होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पद होते हैं ना, इसी तरह इनके पीठ होते हैं। तो कबीर पीठ, तुलसी पीठ, टैगोर पीठ, गांधी पीठ, इनका नाम रखा जाता है इन पीठों का। द्विवेदी किस पीठ पर? तो बच्चों इनका नाम रखा जाता है, तो ये हुए थे टैगोर पीठ पर। टैगोर पीठ पर इनकी नियुक्ति हुई थी, आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। भारत सरकार ने द्विवेदी जी को किस उपाधि से अलंकृत किया था? मतलब सम्मानित किया था, अलंकृत किया, एक ही बात है। पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म शोभा, राष्ट्रभूषण। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। द्विवेदी जी का देहांत कब हुआ था? अब 1907 में। छपरा में इनका कब जन्म हुआ था? अब मृत्यु पूछ ली है, तो ध्यान रखें इनका जन्म हुआ था मृत्यु हुई थी, माफ़ कीजिए, मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था सन 1979 में। क्योंकि इनके प्राइवेसी तो बन सकते हैं, देहावसान, देहांत, मृत्यु, मौत, स्वर्गवास, बहुत ऐसे बनते हैं। द्विवेदी जी की रचना बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, आलोचना, निबंध। ये प्रश्न बहुत आएंगे क्योंकि आप पीजीटी का पेपर दे रहे हो। टीजीटी वालों में तो प्रश्न कम बनते, लेकिन पीजीटी में ऐसे बनते हैं प्रश्न, तो आप ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर आएगा बच्चों उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। क्या है बच्चों? उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, आलोचना। अब ये देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी आरोह भाग 2 में लिया गया है,
और ये लेखक मतलब लेखक लिया गया है, इन्होंने इनकी जो रचनाएं लिखी है आरो भाग 2 12वीं की है। और इस पाठ का नाम ही क्या है, अशोक के फूल। लेकिन ये है क्या, निबंध संग्रह। निबंध संग्रह का मतलब होता है बहुत सारे निबंधों को इकट्ठा किया हो, एक मतलब एक से ज़्यादा। कहानी संग्रह का मतलब होता है एक से ज़्यादा कहानियाँ उसमें इकट्ठी की। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। उपन्यास है, आलोचना है, तो बच्चों याद रखेंगे निबंध संग्रह। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के निबंध बहुत प्रसिद्ध हुए थे। अशोक के फूल क्या है, निबंध संग्रह। नाथ संप्रदाय किस विधा की रचना है, देखो ये बार बार में विधाएं आ रही है। उपन्यास है, रेखा चित्र है, कहानी है, समीक्षा है, तो बच्चों याद रखेंगे नाथ संप्रदाय क्या है, समीक्षा है। विचार और वितर्क किस विधा की रचना है, कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह, नाटक है, एकांकी है, तो बच्चों आप याद रखेंगे क्या है, निबंध है। देखो बच्चों नाम से प्रतीत हो जाता है, देखो निबंध होते हैं ना बड़ी गहराई के सोच कर लिखे जाते हैं, उन्हें एक विचार प्रधान होते हैं, यानी विचारात्मक होते हैं ज़्यादातर। तो निबंध संग्रह में देखो विचार और वितर्क, वितर्क मतलब तर्क वितर्क, विचार करना, किसी बात को गहराई से सोचना, फिर तर्क करना उसके बारे में, तो ये क्या किस में होगा, निबंध में ही होगा। लेकिन कहानी होती है इस प्रकार से नहीं होती, कहानी किसी घटना विशेष पर होती है। लेकिन निबंध के हमारी सोच, हमारी मनोवैज्ञानिक, हमारे जो मानसिक स्थिति पर ज़्यादातर होते हैं। तो कुछ लॉजिक निकालने में, ये लॉजिकली बता रही हूँ। बाणभट्ट की आत्मकथा के अतिरिक्त द्विवेदी ने कौन सा उपन्यास लिखा था। अब बाणभट्ट की आत्मकथा तो उपन्यास है, इसके अतिरिक्त मतलब दूसरा कौन सा था, सेवा सदन था, निर्मला था, चारूचंद्र लेख, कंकाल था। तो ये तो सारे किसके हैं, ये तो किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। और ये प्रथम है, ये याद रखेंगे, ये क्या है, प्रथम है, कंकाल है, ठीक है। और इरावती अधूरा है, ये भी बता देती हूँ। और ये सेवा सदन निर्मला ये प्रेमचंद की, ये आप जानते हैं। चारूचंद्र लेख इसका उत्तर आएगा बच्चों। एक तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, दूसरा क्या है, चारूचंद्र लेख है। ये जयशंकर प्रसाद का क्या है, प्रथम है। इरावती क्या है, अधूरा, जयशंकर प्रसाद के बारे में बात कर रहे हैं। सेवा सदन निर्मला किसका है, प्रेमचंद का। ये सारे बता दिए मैंने। अशोक के फूल, विचार प्रभाव, विचार और वितर्क अतिरिक्त द्विवेदी जी का कौन सा निबंध संग्रह है। देखो भाई अब कितने हो गए, अशोक के फूल, विचार प्रभाव, विचार और वितर्क, ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3, 3 हो गए। इसके अतिरिक्त मतलब चौथा कौन सा है, तो याद रखेंगे कल्पलता। तो यहाँ कितने का जिक्र आया है, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार वितरक, कल्पलता, ये चारों क्या है, निबंध है बच्चों, क्या है, चारों निबंध है। ये आप याद रखेंगे। इनमें से कौन सा समीक्षात्मक ग्रंथ द्विवेदी जी का नहीं है, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन धर्म साधना, तुलसी साहित्य की विवेचना। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चा तुलसी साहित्य की विवेचना। ये तीनों ही किसके हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के हैं। सूर साहित्य है, मध्यकालीन धर्म साधना है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। इसके साथ ही हिंदी साहित्य एक आदिकाल भी आता है इसका बच्चों, आदिकाल। और वैसे ही इन्हें साहित्य का जो शुरुआत का जो नाम रखा आदिकाल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया है। तो इस लॉजिक से भी आप इसे याद रख सकते हैं। सीरीज के फूल रचयिता का क्या नाम भाई, सीरीज के फूल रचयिता। अभी हम किसके बारे में पढ़े हैं, जाहिर सी बात आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तो याद रह जाएगा ना, वैसे रहे ना रहे, लेकिन अब फिलहाल तो आपको पता है सीरीज के फूल के बारे में, क्या आचार्य प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अशोक के फूल, सीरीज के फूल इसमें दिया गया आरोह भाग 2 में, अशोक के फूल नहीं है, माफ़ी चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोगों में बोल जाते हैं अरगवद किस पे, वैसे गलत होगा नहीं आपका, क्योंकि ये तो आता ही नहीं कि ये किसमें आरोह भाग 2 में ये प्रश्न नहीं बनते, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा ये आरोह भाग 2 में है, 1 में ये प्रश्न आपके नहीं बनते। हाँ ये बन सकते हैं कि ये किसकी रचना है, क्योंकि मैंने अभी तक देखे हैं, कभी तक ऐसा प्रश्न नहीं आया है कि आरोह भाग 2 में है या 1। वैसे आप याद रख सकते हो, अच्छी बात है, याद होना भी चाहिए। लेकिन ये प्रश्न कभी नहीं आता कि ये आरोह भाग 1 में है या आरोह भाग 2 में, ऐसे प्रश्न आज तक नहीं आए हैं। आरगवद किस पेड़ का नाम है, आम का है, नीम का है, अमलतास का है, सीरीस का है। तो बच्चों इसका उत्तर आप बताएंगे किसका है, वो अमलतास का है। किसका है, अमलतास का है। आरगवद किस पेड़ का नाम है, अमलतास का। अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है, मतलब फूलता है, खिलता है, इस फूलता है नहीं खिलता है, लगा लीजिए आप। 15-20 दिन, 1-2 महीने, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह। तो आप इसे याद रखेंगे 15-20 दिन, 15-20 दिन, ठीक है। ये यानी कि बिल्कुल फिक्स नहीं दिया गया है
कि 15 दिन है या 20 दिन है, तो 15 से 20 दिन इनके बीच का 15 भी हो सकता है, 16 भी 17 18 यानी 18 19 20 है, 15 से 20 दिन है, कितने भी दिन हो सकते हैं। किस ऋतु के आने पर शरीर से लहक नहीं आएगा, यहाँ मेरे ख्याल से महक आएगा, महक उठता है। शीत ऋतु, शीत ऋतु, क्योंकि लहक का तो कोई लॉजिक नहीं लगता है। शीत ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, तो बच्चों आपका इस उत्तर रहेगा वसंत ऋतु। इसमें ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत बनते हैं परीक्षा में, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम इतने छोटे प्रश्न समझ के हम इनको ध्यान नहीं देते और परीक्षा बनाने वाला हमें यहीं फंसा देता है। किस ऋतु के आने पर शरीर चहक उठता है या महक उठता है, जो भी आप, क्योंकि वहाँ तो आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे, वसंत ऋतु इसका उत्तर आएगा। किस महीने तक शिरीष के फूल मस्त बने रहते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो ये आषाढ़ तक क्या है, मस्त बने रहते हैं। अब ये महकते कब हैं? वसंत ऋतु में, लेकिन ये मस्त कब तक बने रहते हैं? आषाढ़ में। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे, इन दोनों प्रश्नों का आप अंतर अवश्य समझेंगे। लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है भाई? भिखारी के साथ, अवधूत के साथ, साधु के साथ, संत के साथ। तो लेखक ने किसके साथ की है भाई? अवधूत के साथ। किसकी की तुलना? किस शिरीष के फूलों की तुलना अवधूत के साथ की है, शिरीष की तुलना। वात्स्यायन की रचना का क्या नाम है? नीति सूत्र, श्रृंगार सूत्र, धर्म सूत्र, काम सूत्र। तो वात्स्यायन की रचना का नाम क्या है बच्चों? काम सूत्र। क्या है? काम सूत्र। शिरीष की डालें कैसी होती? कमजोर, मजबूत, मोटी, पतली। तो शिरीष की डालें कैसी होती हैं? कमजोर होती हैं शिरीष की डालें। द्विवेदी ने शिरीष के फूल नामक पाठ में संस्कृत के किस महान कवि का उल्लेख किया? बाणभट्ट, भवभूति, कालिदास, भास। तो किसका किया है? कालिदास। और ये संस्कृत के क्या है? महान लेखक हैं। और शिरीष के फूल में इन्होंने कालिदास का जी। देखो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है, अब तक मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आप लाइक नहीं करते, बहुत कम मिलते, तो सब्सक्राइब करते हुए आल का बटन दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाएगी। अब चलो पढ़ लेते हैं। शिरीष के फल किस प्रकार के होते हैं? क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। डालें कैसी होती हैं शिरीष की? कमज़ोर रहती हैं। लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सोचोगे फूल तो भी क्या है, सॉफ्ट होता है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया गया है। फूल क्या है? कठोर है। और क्या है? और जो शिरीष का जो पेड़ है वो की डालें हैं वो कमज़ोर, डालें कमज़ोर, लेकिन फूल क्या है? कठोर है। यहाँ उल्टा दिया गया है। अब मैं बार बार कहती हूँ कि ये पंक्तियाँ आ सकती नहीं, आप ध्यान से पढ़ेंगे। दरा को परमाने, तुलसी को फरासो जराए बुताना। ये कथन किसका है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी। तो बच्चों इसका उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। दरा को परमाने, तुलसी जो फरासो जरा, तो ये जो बरासा बुताना, तो ये तुलसीदास ने ही अपने बारे में कहा है। एक कवि वर्मा थे, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास। ये गौरवपूर्ण किसने कहा भाई? एक कवि तो क्या थे? वर्मा थे, दूसरे क्या है? वाल्मीकि, और तीसरे क्या है? वो व्यास है। तो ये गौरवपूर्ण कथन किसने कहा भाई? इतने इतने बड़ी बड़ी महान जो हमारे रहे हैं लेखक ये, या हमारे जो देवता समान रहे कह लीजिए, तो उनकी से तुलना की गई, तो ये तो गौरवपूर्ण बात है ही है। कालिदास, धन्या देवी, सरस्वती, वज्जिका। तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वज्जिका देवी। वज्जिका देवी ने कहा है, वज्जिका देवी ने कहा कि एक कवि क्या है? वर्मा थे। एक कवि जो हमारे लेखक थे इतने वर्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे ये वज्जिका देवी ने कहा है। वज्जिका देवी ने कहा है। ये कथन किसका है? वज्जिका देवी का, याद रखेंगे। शिरीष का वृक्ष कहाँ से अपना रस खींचता है? पानी से, मिट्टी से, वायुमंडल से? खाद है तो वायुमंडल। ये तो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है और थोड़ी बहुत साइंस जानता है, तो वो अपने लॉजिक से भी इसका उत्तर ठीक कर सकता है। लेखक ने किस भक्तिकालीन कवि को की तुलना अवधूत के साथ की? कबीर की, जायसी की, सूरदास की, तुलसीदास की। तो इसका उत्तर रहेगा अवधूत की तुलना किस कवि से की है? कबीर से की है अवधूत की। पुराने कवि किस पेड़ में दो लाओं को लगा देखना चाहते थे? पुराने कवि किस पेड़ में दो लाओं को लगा देखना चाहते थे? बैकुल, अशोक, अमलतास, शिरीष।
तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा बैकुल। आधुनिक हिंदी काव्य में अनासक्त कवि है, जैसे कृष्ण प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, मैथिलीशरण गुप्त। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक अनासक्त कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। लेखन है कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त कवि कहा है? व्यास, ब्रह्मा, कालिदास, वाल्मीकि। देखो अभी तो कबीर को कहा है और आधुनिक रूप से किसी सुमित्रा नंदन पंत को कहा है, इसके अतिरिक्त किसको कहा है? कालिदास को कहा है। कालिदास को भी, कबीर को भी, लेकिन आधुनिक में सुमित्रा नंदन पंत आप याद रखेंगे। हिंदी के आधुनिक कवियों में लेखन किस कवि को अनासक्त कहा है? तो वे फिर से आ गया है और इसे आप ध्यान से देखेंगे, पंत को कहा है। पंत से मतलब यहाँ सुमित्रा नंदन पंत से है। बंगला के किस लेखक को कवि ने बंगला के किस कवि को लेखन ने अनासक्त कवि कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, मंगल कवि, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा है। एक दंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नीम के लिए, गन्ने के लिए, चावल के लिए, बांस के लिए। तो बच्चों उसका उत्तर रहेगा नीम के लिए इक्षुदंड का प्रयोग हुआ है। अंत में लेखक ने सीरीज की तुलना किसके साथ की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका उत्तर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। दिन 10 फूला फूले के खंखट भया पलाश, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो मैं बार बार कह रही हूँ बच्चों, ये पंक्तियाँ हैं, ये बार बार परीक्षा में पूछ ली जाती हैं और पंक्तियाँ हम अक्सर गलती कर देते हैं क्योंकि हम प्रश्न उत्तर तो याद कर लेते हैं लेकिन पंक्तियों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों कबीरदास। 10 दिन फूला फूली के खंखट भया पलाश, इस पंक्ति के लेखक कौन है? कबीरदास। अनामदास पोथा के रचयिता का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो इसका उत्तर रहेगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनामदास का पोथा के रचयिता। सीरीज के फूल निबंध में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? भाई भाषा पूछ ली गई है, किस प्रकार की भाषा है? सामान्य बोलचाल की भाषा है, उर्दू मिश्रित भाषा है, साहित्यिक हिंदी भाषा है, अंग्रेजी मिश्रित हिंदी भाषा है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे साहित्यिक हिंदी भाषा है। अब देखो साहित्यिक हिंदी, अब आपके मन में होगा कि हिंदी तो हिंदी होती है, ऐसा नहीं है। जैसे हम अपने परिवार में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, चाहे भले हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन क्या है कि वो क्या है हमारी व्यवहारिक में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं ना। जैसे मैं भी कई बार आपकी बातचीत के फ्लो में आ जाती हूँ तो बहुत सारी क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जब लंबे समय से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम खुलकर बातचीत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जब हम लिखते हैं तो हम गलतियाँ बहुत कम करते हैं क्योंकि वहाँ हम व्याकरण के नियमों का ध्यान रखते हैं, कहाँ पर अलंकार का प्रयोग करना है, कहाँ रस का, कहाँ हमने विराम चिन्ह लगाना है, कौन सा चिन्ह लगेगा और कहाँ हमें रुकना है। तो ये चीज़ें क्या होती है? साहित्यिक हिंदी भाषा होती है, हमारी साहित्य की भाषा हो जाती है। साहित्य की भाषा में हम जब लिखते हैं तो विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन बातचीत में हम बोलचाल में बहुत सारी गलतियां करते हैं क्योंकि वहाँ हमारी आम बोलचाल की, जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा आ जाती है। तो उस भाषा में, इस भाषा में बहुत अंतर, मैं तो ये कहूँगी बहुत अंतर हो जाता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत अंतर हो जाता है। सीरीज के फूल निबंध लेखन ने किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है? सीरीज की शैली देखिए, प्रवाह में भाषा शैली, कथात्मक भाषा शैली, संबोधनात्मक भाषा शैली, विवरणात्मक भाषा शैली। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा आपका प्रवाह में भाषा शैली। प्रवाह में बोलना, जैसे प्रवाह नहीं, जैसे एक लयबद्ध तरीके से सीरीज में प्रवाह में भाषा, जो एक देखा जाए तो पढ़ते हुए बड़ा मज़ा आता है। प्रवाह में भाषा में संबोधनात्मक भाषा होती है, जैसे हम किसी का उच्चारण करके बुला रहे हों, जैसे कारक में नहीं होता संबोधन कारक, मतलब ए इधर आओ, तो ए करके मैंने कहा ए इधर आओ, तो इसमें क्या संबोधन, अभी उसको बुला रहा है इधर आओ। कथात्मक मतलब होता है कहानी कितने, जैसे कहानी के विवरणात्मक बहुत लंबा चौड़ा, जिसके बारे में जीरो से लेकर पूरा विवरण कर दिया जाए, ऐसा है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का कर रहा है कि उसका मिट्टी से सना शरीर, इस तरह से विवरण, तो मतलब कि उसमें पूरा विवरण दिया गया है कि वो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो पूरा विवरण दिया गया है। किसी के बारे में खुलकर बोलना मतलब। द्विवेदी जी ने जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य किसे कहा है?
द्विवेदी जी ने जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य किसे कहा है? प्राचीन और नवीन को, सुख और दुख को, अमृत और विष को, जरा और मृत्यु को। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा जरा और मृत्यु को। अब जरा और मृत्यु क्या होता है? जरा और मृत्यु का मतलब होता है बच्चों, जैसे किसी के जैसे बुढ़ापे में शरीर हो जाता है ना, जैसे कृष का ऐसा, यानी दुबला पतला कमजोर सा हो जाता है, वो जैसे एक बुढ़ापे को या जरा अवस्था समझ ली, जरा अवस्था आ जाती है उस समय कि इंसान दूसरे पर डिपेंड हो जाता है, दूसरे पर आधारित हो जाता है। एक तो यहाँ प्रामाणिक आप देख लीजिए, प्रामाणिक ऐसे आता है, कुछ बच्चे जैसे हम आम बोलचाल में प्रामाणिक बोल देते हैं, लेकिन यह बच्चों प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है। तो यहाँ एक आकार डंडा आएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये तो मैं बता चुकी हूँ। लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है? कवि बनने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? विद्वान होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, धनी होना चाहिए, फक्कड़ होना चाहिए। तो लेखक ने क्या माना है भाई? इसको फक्कड़ होना चाहिए। फक्कड़ का मतलब पता है? फक्कड़ का मतलब होता है कि वो किसी से दुराव छुपाव, यानी जो मन में आया, जो मतलब अपने विचारों के लिए आज़ाद कह लीजिए, अपने विचारों के लिए आज़ाद। समाज में जो घटना हो रही है, जैसे कुछ दब्बू किस्म के होते हैं कि समाज से डर जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, सरकार से लेकिन कवि क्या है? किसी की पकड़ अपने मस्ती में मस्त है, किसी अपने आज़ादी से मतलब है, जो मन में आया, जो उन्हें बुराई दिखी वहाँ लिख दिया भाई ये समाज में बुराई है और ये हो रही है, तो वो नहीं डरता किसी से, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, पकड़ होता है। पुराने फलों को अपने स्थान से हटते न देखकर लेखक को किसकी याद आती है? पुराने फलों को अपने स्थान से हटते न देखकर लेखक को किसकी याद आई? महात्मा गांधी के, नेताओं की, कालिदास की, बुजुर्गों की। तो ये नेता इतने ढीठ होते हैं भाई, वो एक समय आता है कि जैसे आने वाली पीढ़ी को भी अपना स्थान दिया जाए, जैसे पुराने फल हटते नहीं है भाई, तुम गिरो और नए आएंगे। तो उसी प्रकार नेता भी है, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते, अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो आप सभी जानते फिर वो कितने करते हैं। कालजयी अवधूत भांति जीवन की अजयता के मंत्र का प्रचार कौन करता है? कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता के मंत्र का प्रचार कौन करता है? पलाश करता है, शिरीष करता है, गुलाब करता है, गुलमोहर करता है। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा शिरीष। और यहाँ तो आप ठीक कर सकते हो कि आपको पता है शिरीष के फूल पड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ आप गलती कर सकते हो, आपको कई बार नहीं भी ध्यान रहता है नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए शिरीष के फूल के बारे में कहा गया है। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया? कठोर, मजबूत, सख्त, कोमल। लेकिन संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया बच्चों? इसको कोमल माना गया है। संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? कोमल माना गया है। द्विवेदी जी के अनुसार सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक कौन पहुंच सकते हैं? भाई जो बाह्य आवरण को भेद कर और उसके भीतर तक है, तो कालिदास पहुंच सके, तुलसीदास, वात्स्यायन, कबीरदास। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 कालिदास पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, रजिया सज्जाद जहीर और उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में, शिरीष के फूल और नमक कहानी। किसी भी प्रश्न से संबंधित डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इससे पहले की वीडियो चाहिए तो आप ओल्ड वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगी। आगे की वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगी। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज, वहाँ मैं ये PDF शेयर करती रहती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पेपर का समय नज़दीक आ गया है। और इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित डाउट है तो भी लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अवश्य जाएं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी। वंदे मातरम।